नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से केबी परिवार में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है भारत की मिट्टियां यानी कि सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में भारत की मिट्टियों के बारे में बात करेंगे, उन सारे तथ्यों को कवर करने का प्रयास करेंगे जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। लेकिन इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंडियन ज्योग्राफी बाय केबी नामक प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर भारत की नदियों, भारत के पर्वतों और नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित वीडियो पहले अपलोड कर दिए गए हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने भारत की नदियों पर भी जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा नदियों पर बांध से संबंधित जो प्रश्न है उन सभी को डिस्कस कर लिया है। देखिए, मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम जिन टॉपिक के बारे में पढ़ें उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को भी साथ साथ जरूर डिस्कस कर लें, जिससे आपकी जो तैयारी है वह बेहतर से बेहतर हो सके। तो अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके इन वीडियो को आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से भी देख सकते हैं, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो को देख सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के इन सारे वीडियो की आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करके हमें जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में आप यह बता सकते हैं कि भारतीय भूगोल के अंतर्गत या विश्व के भूगोल के अंतर्गत आप किन और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग अगर बात करते हैं मिट्टी के बारे में तो जाहिर सी बात है मिट्टी के बारे में आपको पता होगा। हमारी जो पृथ्वी है, अगर हम इसकी आंतरिक संरचना के बारे में बात करें तो यह 3 भागों में बटा हुआ है। अंदर हो गया हमारा क्रोड, उसके बाद में हो गया मेंटल, और जो ये ऊपर का भाग होता है इसे हम कहते हैं क्रस्ट या भूपर्पटी। तो जो हमारी भूपर्पटी होती है इसके ऊपर जो असंगठित चट्टानें होती हैं, असंगठित का मतलब हुआ ऐसी चट्टानें जो संगठित नहीं है, जो टूट फूट जाती हैं या अपक्षय और अपरदन की प्रक्रियाओं के कारण जो हमारी चट्टानें टूटती हैं, जो हमारे शैलखंड विखंडित होते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी पर मृदा का निर्माण होता है। अगर हम बात करते हैं इन मृदाओं की तो इन मृदाओं में आपको मिलेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि हमारे कार्बनिक तत्व 5% के आसपास। उसके अलावा इसमें इनऑर्गेनिक तत्व होते हैं, अकार्बनिक तत्व लगभग 45% के आसपास। और उसके अलावा इसमें जो हमारे अन्य चीजें होती हैं, चाहे हम जल की बात करें या जो हमारे जीव के अवशेष होते हैं या वायु की बात करें, ये होते हैं लगभग 50% के आसपास। तो इन्हीं सारी चीजों से मिल करके हमारी जो मिट्टी होती है वह बनी होती है। तो ये हमने एक बेसिक सी डिस्कशन किया मिट्टियों के बारे में। अब हम चलिए बात करते हैं भारत की मिट्टियों के बारे में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उसके साथ भारतीय मृदा संस्थान के द्वारा भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 8 भागों में भारत की मिट्टियों को विभाजित किया गया है। अगर हम बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तो इसका जो मुख्यालय है वह हमारा है दिल्ली में, और जो हमारा भारतीय मृदा संस्थान है यानी कि सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका भी मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। कृषि के 2 महत्वपूर्ण संस्थान है हमारे देश के, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय दिल्ली में और भारतीय मृदा संस्थान जिसका मुख्यालय है दिल्ली में। तो अब जिन 8 प्रकार की मिट्टियों को वर्गीकृत किया गया है, आइए उनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो हमारे भारत की जो सबसे पहली मिट्टी है और जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है वह है जलोढ़ मिट्टी या अलुवियल सॉइल। दूसरी हमारी है काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। तीसरी हमारी है लाल मिट्टी या रेड सॉइल। चौथी हमारी है लेटेराइट मिट्टी या लेटेराइट सॉइल इसे कहते हैं। चौथी हमारी है मरुस्थलीय मिट्टी या डिजर्ट सॉइल। पांचवी हमारी है पर्वतीय मिट्टी या माउंटेन सॉइल। सातवीं हमारी है क्षारीय मिट्टी या अल्कलाइन सॉइल। और आठवीं हमारी है पीट या दलदली मिट्टी, इसे हम लोग टाइड सॉइल भी कहते हैं। तो ये हमारे 8 प्रकार हो गए। आइए अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। इनमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है या जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये ऊपर के चारों हैं, यानी कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। बाकियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या कम ही होती है। तो चलिए एक एक मिट्टी को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो ये हमारा हुआ प्यारा भारत। अब देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहां से कहां तक हुआ है। तो ये आप पूरा देख सकते हैं, ये जो पूरा रीजन है ये हमारा है जलोढ़ मिट्टी का।
और यहाँ पे इसके साथ साथ कुछ हमारे तटीय भागों में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए पहले बात करेंगे कि इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। अब अगर हम बात करते हैं इस रीजन की, तो आपको पता है कि इसे हम लोग गंगा यमुना का मैदान कहते हैं, और जो हमारी नदियां यहाँ पर फ्लो करती हैं, नदियों के द्वारा चट्टानों को काटकर धीरे धीरे अपने साथ में वो लेकर के आती हैं और इन्हीं अवसादों को वो ला करके जमा करती हैं, जिसके माध्यम से जलोढ़ मिट्टी या अलुवियल सॉइल का निर्माण होता है। वही बात यहाँ पर बताई गई है कि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रचुरता के बारे में, यानी कि प्लेंटी ऑफ कौन सी ऐसे तत्व होते हैं जो मिट्टियों में पाए जाते हैं या कौन से ऐसे तत्व हैं जो मिट्टियों में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इससे काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें आपको मिलेगा चूना और पोटास। क्या क्या चीजें मिलेंगी? चूना व पोटास। अगर हम बात करते हैं कमी की, तो इसमें कमी होती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है हमारी जो वनस्पतियां होती हैं या जो जीव होते हैं उनके अवशेष, यानी जीव जंतुओं के अवशेषों को हम कहते हैं ह्यूमस। तो आपको याद रखना है। अब यहीं पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर हम भारतीय मिट्टियों की बात करते हैं, भारत की मिट्टियों की बात करते हैं, तो भारत की जितनी भी 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में अभी तक हमने बात की, उन सारी मिट्टियों की एक खास बात यह है कि उन सारी मिट्टियों में इन सारी चीजों की कमी पाई जाती है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। इन सभी को आपको रट लेना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कमी के बारे में और इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन दिखता है तो आप उस पर टिक कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे। कौन कौन सी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। आगे अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी के बारे में, तो विस्तार यहां पर आप देख सकते हैं। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान पूरा आपको दिख रहा है, कहां से लेकर के? सतलज नदी से लेकर के, यानी कि पंजाब से लेकर के असम तक, यहां तक इसका पूरा विस्तार है। फिर आप तटवर्ती भागों में देख सकते हैं पूरब में, क्योंकि यहां पर महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इन सारी नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाए जाते हैं उसके कारण इनके मुहाने पर भी निर्माण हुआ है जलोढ़ मिट्टी का। और जो हमारी नदी घाटियां होती हैं, मतलब कि आप भीतर में जाएंगे तो जो यहाँ पर आपको नदियां मिलेंगी, चाहे हम बात करें नर्मदा की, ताप्ती की, तो इन नदियों के पास भी थोड़ी मात्रा में हमारी अलुवियल सॉइल मिलती है। इसके अलावा अलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, यानी कि इसमें मैक्सिमम जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो उगाए जाते हैं। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। सबसे ज्यादा जो फसलें उगाई जाती हैं वह जलोढ़ मिट्टी में ही उगाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी को अगर हम बात करें तो इसके 2 पार्ट होते हैं, यानी कि जलोढ़ मिट्टी को भी हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा हो गया कोई स्थलखंड, और जो आप ये बीच का रीजन देख रहे हैं, इस बीच के रीजन से हमारी कोई नदी फ्लो कर रही है। क्या होता है कि जब नदियों में पानी बढ़ जाता है तो जो पानी होता है या इसका जो मुख्य मार्ग होता है इससे बाहर भी चला आता है, और इसी के कारण हमारे यहाँ पर आता है बाढ़। अब धीरे धीरे बाढ़ जब समाप्त होगा, नदियों का पानी नीचे उतरेगा, लेकिन मैंने आपको बताया नदियां अपने साथ लाती हैं अवसाद। तो वो क्या करती हैं कि उन अवसादों को यहां पर ऊपर जमा करती हैं। जो बगल का रीजन होता है यहीं पर उन अवसादों को ये जमा कर देती हैं, और जहां पर अवसाद जमा होते हैं उस मिट्टी को हम कहते हैं खादर। उस मिट्टी को क्या कहते हैं हम? खादर। और यह सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। खादर मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि जब यह पर्वतों से आती है तो उस समय इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जीव जंतुओं के अवशेष भी थोड़े बहुत मिलते हैं, इस कारण से ये काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। लेकिन जो यहाँ पर हमारी दूसरी मिट्टी है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, इसे हम लोग कहते हैं बांगर। इसे हम क्या कहते हैं? बांगर। जिस प्रकार से भंगार होता है, भंगार से आप याद रख सकते हैं, भंगार का मतलब क्या होता है? जो हमारे घरों में पुराना सामान होता है उसे हम कहते हैं भंगार। तो भंगार का मतलब हुआ पुरानी मिट्टी या भांगर, और ये हमारी खादर मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में, यानी कि ब्लैक सॉइल के बारे में। तो आइए सबसे पहले विस्तार देखते हैं। ये हमारा हो गया प्यारा भारत। प्यारे भारत में जो ये बीच का रीजन है महाराष्ट्र के पास में, उसके अलावा कुछ हिस्सा कर्नाटक का, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, यहां पर आपको मिलेगी काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी मिलती है। अब काली मिट्टी का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि इस भाग को हम कहते हैं दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप। प्राचीन समय में दक्कन के पठार में ज्वालामुखी उद्गार काफी ज्यादा होते थे,
और ज्वालामुखी उद्गार से जो राख निकलती है उसी का विस्तार इस सतह पर होने के कारण इसे हम कहते हैं ब्लैक सॉयल। इसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक सॉयल। तो ब्लैक सॉयल की बात करें तो इसमें टिटानीफेरस मैग्नेटाइट लवणों की उपस्थिति होती है, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। तो थोड़ा सा टफ नाम है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसका नाम है टिटानीफेरस मैग्नेटाइट, और इसी के कारण इस मिट्टी का जो रंग होता है वह काला होता है। आगे अगर हम बात करें प्रचुरता की, यानी कि इसमें किन पोषक तत्वों की अधिकता पाई जाती है, तो वह हमारा है लोहा, एल्यूमिनियम, पोटास और चूना। ये सारी जो तत्व हैं ये हमारी काली मिट्टी में पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कमी की, तो इसमें जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस, ये सारे जो पोषक तत्व होते हैं ये भारत की सभी मिट्टियों में नहीं पाए जाते हैं। अब काली मिट्टी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे कि जो हमारी काली मिट्टी होती है इसमें बारीक कण होते हैं, यानी कि यह बारीक कणों से मिलकर बनी होती है, और इसी के कारण इसमें होती है सिकुड़न। इसी के कारण काली मिट्टी में होती है सिकुड़न और इसमें पड़ जाते हैं दरार। आप लोगों ने मध्य प्रदेश में जो किसानों की फोटो होती है जो वायरल होती है अक्सर आपके फेसबुक या व्हाट्सएप पे या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वहां पर आप देखते होंगे कि एक वृद्ध किसान बैठा होता है और उसके पीछे की जो जमीन होती है उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ी होती हैं। तो वह मुख्य रूप से काली मिट्टी ही होती है। काली मिट्टी की एक खास बात और होती है कि जब यह गीली होती है तो उस समय यह फूल जाती है। गीली होने पर यह फूल जाती है और इसीलिए सिकुड़न और गीली होने पर फूलने की क्रिया के कारण अक्सर इसमें गुड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है। जो जुताई की जाती है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ मैं यह भी आपको बताना चाहूंगा कि काली मिट्टी में महीन कण होते हैं और इन्हीं महीन कणों के कारण यह जल को लंबे समय तक अपने भीतर संग्रहित रख पाती है, और इसी के कारण काली मिट्टी में कपास का उत्पादन भरपूर मात्रा में होता है। किसका उत्पादन? कपास का उत्पादन होता है। इसके अलावा जो हमारी कम पानी की फसलें होती हैं उनका भी उत्पादन होता है हमारी काली मिट्टी में। काली मिट्टी को कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं और साथ ही साथ इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। विस्तार की बात करें तो आपने यहां पर देखा महाराष्ट्र में मालवा पठार आपका हो गया, तेलंगाना हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सारे राज्यों में काली मिट्टी का विस्तार हुआ है। काली मिट्टी के बाद अब हम आगे चलते हैं और बात करेंगे लाल मिट्टी के बारे में। तो ये हुआ हमारा प्यारा भारत। आइए देखते हैं कि लाल मिट्टी का विस्तार कहां से कहां तक हुआ है। तो हमारे सारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं यहां पर आपको मिलेगी लाल मिट्टी, और जो हमारे पूर्वी और दक्षिणी भाग है यहां पर भी आपको लाल मिट्टी मिलेगी। लाल मिट्टी के निर्माण के बारे में अगर हम बात करें तो इनका निर्माण मुख्य रूप से जो हमारी आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं उनके द्वारा इनका निर्माण होता है। किसके द्वारा? आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के द्वारा हमारी लाल मिट्टी का निर्माण होता है। अगर हम बात करते हैं लाल मिट्टी की, तो जैसा कि इसका नाम है लाल मिट्टी, तो इसका रंग भी होता है लाल, और यह लाल रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? इसका जो लाल रंग होता है वह होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। अगर हम बात करते हैं प्रचुरता की, कौन से पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, तो उनमें हमारा हो गया लोहा, जिंक, एल्युमिनियम और पोटास। कमी की बात करें तो कमी जैसा कि हमने डिस्कस किया, फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। कम उपजाऊ होती है, और इसके अलावा इनका जो विस्तार हुआ है वह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर पठार, मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत, इन सारी जगहों पर इनका विस्तार हुआ है। कई बार आप लोगों ने पीली मिट्टी के बारे में भी सुना होगा, यानी कि इसी लाल मिट्टी को हम पीली मिट्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब ये हमारी लाल मिट्टी गीली हो जाती है तो उसके बाद में इसका रंग जो होता है वह पीला हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने कहीं कहीं पर लाल और पीली मिट्टी साथ में पढ़ा होगा। तो यही कारण है कि इसे हम लाल और पीली मिट्टी भी कहते हैं। मतलब कि जब लाल मिट्टी हमारी हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, जब उसमें नमी आ जाती है, तो उसके बाद में जो इसका रंग होता है वह पीला हो जाता है। अगर हम बात करें तो यह उपजाऊ कम होती है। इसमें मुख्य रूप से आपके जो मोटे अनाज होते हैं, इसके अलावा दलहन, जो दालों की फसलें होती हैं, और चावल भी इसमें उपजाए जा सकते हैं। लाल मिट्टी के बाद में अब हम बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी के बारे में। किसके बारे में? लेटेराइट मिट्टी के बारे में। तो यहां पर यह हुआ हमारा प्यारा भारत।
देखते हैं कि लेटराइट मिट्टी का विस्तार कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा पश्चिमी तटीय भाग है, यहाँ पर लेटराइट मिट्टी आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपको मेघालय में और उसके आसपास नागालैंड और मिजोरम के आसपास भी आपको लेटराइट मिट्टी का विस्तार मिलेगा। निर्माण क्यों होता है? भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण इनका निर्माण होता है। आइए मैं आपको जरा डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, ये हमारा यहाँ पर स्थित है पश्चिमी घाट, और आपने अगर भारतीय मानसून के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पश्चिमी घाट से जो हमारी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा है, यह आकर के टकराती है और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा करती है। साथ ही साथ जो हमारा मेघालय का मौसिनराम चेरापूंजी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा वर्षा होती है। तो किसी भी स्थान पर जब इंटेंस हीट होगी, यानी कि ज्यादा गर्मी होगी और प्रचुर मात्रा में बारिश होगी, तो इसके बीच का जो समय काल होता है, जो ये प्रक्रिया पूरा साइकिल चलती है, भारी वर्षा यानी कि जमीन की ठंडी होना, काफी ज्यादा मात्रा में पानी होना और काफी ज्यादा उच्च तापमान होना, तो इस प्रोसेस के द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं लेटराइट मिट्टी। उसे हम क्या कहते हैं? लेटराइट मिट्टी। तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रोसेस के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं प्रचुरता की। तो इसमें एल्यूमिनियम और जिंक आपको मिलेगा, कमी वही होगी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। लेटराइट मिट्टी की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है लेटर। जिसका नाम है क्या? लेटर। और लेटर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है ईंट। उसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। तो इसीलिए जब यह मिट्टी सूख जाती है तो यह ईंट की भांति कठोर हो जाती है। आप लोगों ने ईंट देखी होगी, तो ईंट की भांति ये कठोर हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत जब यह गीली होती है तो काफी ज्यादा मुलायम या काफी ज्यादा कोमल हो जाती है। ये खास बात होती है लेटराइट मिट्टी की। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कौन सी फसलें इसमें उगाई जाती है। तो मुख्य रूप से इसमें काजू, मोटे अनाज और मसाले उपजाए जाते हैं। और आपको पता होगा कि केरल हमारा मसालों के लिए ही प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में। जो हमारी पांचवी मिट्टी है उसका नाम है पर्वतीय मिट्टी। तो विस्तार मुख्य रूप से इनका कहां पर हुआ है? हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का रीजन हुआ। उसके अलावा आप सिक्किम में देखेंगे और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो यहां पर आपको पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। इसके अलावा पर्वतीय मिट्टी आपको जो हमारे ये अंदर के पर्वत हैं, चाहे हम पश्चिमी घाट की बात करें, पूर्वी घाट की बात करें, विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, इनके आसपास भी थोड़ी सी पर्वतीय मिट्टी आपको मिलेगी। तो विस्तार इनका हुआ है पर्वतीय क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी भागों में और प्रायद्वीपीय भारत के जो आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्य, सतपुड़ा, ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, इनके पास आपको पर्वतीय मिट्टी का विस्तार मिलेगा। पर्वतों की ढाल पर इनका निर्माण होता है। आपने देखा होगा पर्वतों पे ढाल होती है और वहीं पर हमारी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए जो इनका लेयर होता है, यानी कि इनकी जो परत होती है वह काफी ज्यादा थिन होती है, काफी ज्यादा पतली होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अधिक वर्षा होने के कारण इन क्षेत्रों में जो निछालन की प्रक्रिया होती है, यानी कि लीचिंग की प्रक्रिया होती है, उसके कारण इन मिट्टी का निर्माण होता है। अब निछालन की प्रक्रिया क्या होती है? मान लीजिए ये हमारा कोई रीजन है, यहाँ पर जब बारिश होगी ज्यादा से ज्यादा तो इसके ऊपरी सतह में जो पोषक तत्व होंगे वो सारे चले आएंगे नीचे। तो इसे हम कहते हैं निछालन की प्रक्रिया। और इसी के कारण जब पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं तो यह मिट्टी हो जाती है अम्लीय। यह मिट्टी कैसी हो जाती है? अम्लीय। तो पर्वतीय मिट्टी मुख्य रूप से चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें काफी, जिसे हम कहवा कहते हैं, मसाला, फल, ये चीजें भी उगाई जाती हैं। पर्वतीय मिट्टी के बाद अब हम आगे चलते हैं और बात करेंगे मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। तो ये हमारा हुआ प्यारा भारत। प्यारा भारत का जो हमारा थार का रेगिस्तान है राजस्थान में, वहां पर हमारी मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार हुआ है। तो निर्माण कैसे होता है? ऐसे स्थान जहां पर काफी कम मात्रा में वर्षा होती है वहां पर मरुस्थलीय मिट्टी या डिजर्ट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इस मिट्टी में आपको बालू की अधिकता मिलेगी। इस मिट्टी में बालू की अधिकता मिलेगी। प्रचुरता की बात करें तो लोहा, जिंक, चूना इसमें पाया जाता है और कमी होती है नाइट्रोजन और ह्यूमस की। इस मिट्टी की खास बात होती है कि यह मिट्टी काफी कम उपजाऊ होती है। क्यों कम उपजाऊ होगी? कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं इस मिट्टी के लिए अगर सिंचाई के आपके पास साधन उपलब्ध हैं तो उस स्थिति में इस मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति होती है, यानी कि उपजाऊपन होता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। आपको पता होगा राजस्थान में जो हमारा गंगानगर सबसे उत्तरी जिला है, वहां पर
काफी अच्छी सिंचाई के कारण फसलों का उत्पादन अच्छे प्रकार से होता है और हरित केंद्र के द्वारा काफी ज्यादा लाभान्वित हुआ था हमारा गंगानगर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं लवणीय मिट्टी के बारे में। किसके बारे में? लवणीय मिट्टी के बारे में। तो अगर हम बात करें तो जो हमारे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं, यानी कि जहां पर वर्षा कम होती है या ना के बराबर होती है, वहां पर अगर आप अधिक मात्रा में सिंचाई कर देते हैं खेतों की, तो उस स्थिति में वहां की जो मिट्टी है वह लवणीय हो जाती है। होता क्या है, देखिए, जब किसी भी स्थान पर आप ज्यादा सिंचाई कर देंगे, मान लीजिए ये आपका हुआ कोई रीजन, अब यहां पर आपने कर दी ज्यादा सिंचाई, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारी केशिकत्व क्रिया होती है, केशिकत्व क्रिया का मतलब क्या होता है? कैपिलरी एक्शन। आप लोगों ने लालटेन को देखा होगा या आपने ढिबरी को देखा होगा गांव में, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक इस प्रकार से बत्ती होती है जिसको डाल दिया जाता है और मिट्टी का तेल इससे ऊपर आता है और यहाँ पर ये जलता है। तो कुछ इसी प्रकार की कैपिलरी एक्शन होती है। फिजिक्स में आप लोगों ने डिटेल में इसे पढ़ा होगा। तो केशिकत्व क्रिया के द्वारा जो मिट्टी के ऊपरी परत में सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के लवण आ जाते हैं और इसके अलावा यहाँ पर क्षार की परतें जम जाती हैं, जिसके कारण जो मिट्टी होती है वह लवणीय मिट्टी हो जाती है। और जब ऐसी कोई मिट्टी लवणीय हो जाती है तो उसका जो फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। विस्तार की अगर हम बात करें तो आपको ये पश्चिमी गुजरात में मिलेगा, इसके अलावा पूर्वी तटों पर आपको मिलेगा यहाँ पर, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में मिलेगा, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा। क्या होता है कि जब लोगों के पास सिंचाई के साधन ज्यादा उपलब्ध होते हैं तो वो खेतों में उन्हें लगता है कि ज्यादा सिंचाई जब हम कर देंगे तो हमारे यहाँ पर जो उत्पादन है वह बढ़ जाएगा। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी चीज, जीवन में कोई भी चीज हो, वह एक लिमिट से ज्यादा या एक लिमिट से कम दोनों ही तरीके से नुकसानदायक होती है। उसी प्रकार से कुछ आप देख सकते हैं इस लवणीय मृदा के साथ में। अगली और हमारी आज के इस वीडियो की आखिरी मिट्टी है पीट या जैव मिट्टी। इसे हम लोग दलदली मिट्टी भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया प्यारा भारत। अगर हम बात करते हैं निर्माण के बारे में, तो ये इसका निर्माण उन स्थानों पे होता है जहां पर भारी वर्षा होती है और जहां पर उच्च आर्द्रता होती है, यानी कि जिसके वायुमंडल में ह्यूमिडिटी पाई जाती है, नमी पाई जाती है, वहां पर आपको मिलेगी पीट मिट्टी, यानी कि जिसे हम लोग दलदली मिट्टी भी कहते हैं। विस्तार की बात करें तो यह आपको निम्न मैदानों में मिलेगा और इसके अलावा डेल्टाई प्रदेशों में। डेल्टाई प्रदेश मतलब ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके जो डेल्टा है यहाँ पर मिलेगा। पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा गंगा नदी के पास में, यानी कि जहां पर हमारे निम्न मैदान है वहां पर आपको इस मिट्टी का मिलती है। प्रचुरता की बात करें तो इसमें ह्यूमस पाया जाता है। जाहिर सी बात है कि जब दलदली मिट्टी होगी तो उसमें जीव जंतु भी होंगे, तो ह्यूमस इसमें मिलता है। और साथ ही साथ जो हमारी पीट और जैव मिट्टी होती है, इसमें मैंग्रोव जो ट्री होते हैं उनका विकास बेहतर तरीके से होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपने अपना समय दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपकी कैसी लगी इसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो की क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आपके पास कोई बेहतर सलाह है तो आप उसको भी हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।